मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ाएंगे। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में अपना शासन स्थापित किया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने ग्रामीण क्षेत्रों पे और भारत के शहरी और राजकीय क्षेत्रों पे अपना शासन चलाया। इस पार्ट का पहला टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई। मतलब किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, वो किस प्रकार से भारत में दीवान बन गई। जैसे क्या हुआ, 12 अगस्त 1756 ईस्वी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस क्षेत्र में वो कंपनी था उस क्षेत्र का दीवान नियुक्त कर दिया। इससे कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ और ये घटना जो थी वो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद कंपनी के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया और वहां से जो भी राजस्व वसूले जाते थे, जो भी वहां से आर्थिक लाभ प्राप्त होते थे, वो सीधा कंपनी को मिलने लगा। वहां से बादशाह की हुकूमत और अधीनता समाप्त हो गई। अगला टॉपिक जो है वो है कंपनी की आमदनी। जब कंपनी ने बंगाल पर अपना दीवान नियुक्त कर लिया और वहां के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो कंपनी के सामने अब ये समस्या आने लगी कि वो कंपनी के अधिकारियों का खर्च किस प्रकार से वहन करेगा और कंपनी में आने वाले कार्यों के लिए जो भी आर्थिक खर्च हो रहे थे उसके लिए वो क्या करे। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। वहाँ के किसानों से अपने अनुसार खेती करवाना शुरू कर दिया और वह पूर्ण रूप से अपने द्वारा नियम कानून जो भी चलाए थे उसका उन लोगों के द्वारा पालन करवाना शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि कंपनी के जब राजस्व अधिक वसूलने के कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे क्या हुआ, बंगाल में भारी अकाल पड़ा, जिससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर आई। अगला टॉपिक हम लोग का, पिछले वीडियो में हम लोग कंपनी दीवान बन गई, कंपनी की आमदनी, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जब बंगाल में अकाल पड़ने के कारण करोड़ों किसानों की मृत्यु हो गई, तब कंपनी के मन में ये विचार आया कि क्यों न सबसे पहले हम लोग अपना राजस्व बढ़ाने के लिए किसानों और खेती करने की स्थिति में सुधार करें। इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी ने खेती में सुधार की जरूरत को समझा और इसके लिए उसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त का मुख्य नियम जो था कि जो भी राजस्व बंगाल के क्षेत्र से किसानों के द्वारा वसूला जाता था, अब वो अस्थायी कर दिया गया और वहाँ के राजाओं और तलुकदारों को जमींदार के रूप में वहाँ के किसानों से राजस्व वसूलने का जिम्मा सौंपा गया। उसके बाद वहाँ के किसानों ने खेती की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो भी जमींदार थे, कंपनी के द्वारा उन पर इतना राजस्व थोपा गया कि वो लोग राजस्व देने के लायक नहीं रहे और किसान भी हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते थे, जिससे वो लोग भी अपना राजस्व चुका नहीं पाते थे और ना ही जमींदार खेती की स्थिति में सुधार करने के लिए पैसा खर्चा करना चाहते थे। और कंपनी भी अब ये चाहती थी कि कंपनी की ज़रूरत के अनुसार बंगाल के जो भी किसान और जमींदार हैं वो अधिक से अधिक राजस्व दें, लेकिन ये संभव नहीं था। और इसका कारण ये हुआ कि वहाँ के जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें अब नीलाम होने लगी। किसानों की जो भी पूर्वजों की भी भूमि थी वो भी अंग्रेजी कंपनी अपने हुकूमत में शामिल करने लगी और दूसरे जमींदारों को देने लगी, जिससे वहाँ की स्थिति और खराब हो गई। तीसरा जो है समस्या, इस बंदोबस्त का जो मुख्य समस्या वो है कि जमींदार जमीन और खेती के सुधार में खर्च करना ही नहीं चाहते थे और किसानों से अधिक राजस्व वसूलना चाहते थे। दूसरा जो समस्या था वो था जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो गए, जिससे उनकी अधिक से अधिक जमीन नीलाम हो गई। हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति अपनाई। पिछले वीडियो में हम लोग अंग्रेजों की एक नीति अस्थायी बंदोबस्त पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अगला नीति पढ़ेंगे, यानी हम लोग इस पाठ का 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, एक नई व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व था वो अस्थायी कर दिया गया था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था अपनाया और इस व्यवस्था को अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने चलाया था 1822 ईस्वी में। इस व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी, इसमें होल्ट मैकेंजी ने
को ये लगा कि भारत में जो भी बंगाल के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जो इस समय आधुनिक उत्तर प्रदेश का भाग है, उसमें अधिक से अधिक वहाँ पे गांव के लोग निवास करते हैं। और इसके लिए उसने क्या किया, गांव का सर्वेक्षण कराया। उसने ये देखने का प्रयास किया कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ के किसानों की स्थिति कैसी है। उसका सर्वेक्षण कराने के बाद उसको ये लगा कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ग्राम समूह है, यानी गांव के समूहों में लोग निवास करते हैं। इसके लिए उसने ग्राम समूह को महाल बोला, महालों के राजस्व को का हिसाब लगाया और उसके बाद उसने राजस्व तय की। उसके साथ साथ उसने ये भी तय कर दिया कि इस क्षेत्र से जो भी राजस्व वसूले जाएंगे वो अस्थायी नहीं होगा, उसको कभी भी बढ़ा दिया जा सकता है और घटा भी दिया जा सकता है। इससे क्या हुआ कि कंपनी को अब ये फायदा होने लगा कि जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो वो राजस्व में वृद्धि कर सकता है। उसके बाद यहाँ की जो भी राजस्व था उसको वसूलने का जिम्मा ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया और ग्राम समूह को महाल कहा गया। इस कारण से इस व्यवस्था को महालवारी व्यवस्था कहा गया। अगला जो नीति है अंग्रेजों का, वो है मुनरो व्यवस्था। उसी समय बंगाल के दक्षिण भाग में टॉमस मुनरो का शासन था और उसने बंगाल के दक्षिण भाग में जो व्यवस्था अपनाई उसको मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में उस समय बंगाल में कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के जो भी किसान थे वो सीधे रूप से राजा को